हेलो एवरीवन। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो पिछली क्लास जो थी वो हमने ली थी कहाँ तक? हमने देखा था सेल हम पढ़ रहे थे, और सेल को मैंने आपको बताया था कि सेल को पढ़ने के लिए हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड इज साइटोप्लाज्म और थर्ड इज न्यूक्लियस। ये प्लांट सेल का डायग्राम हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे और आते हैं सेल के अंदर। ठीक, मैं यहाँ से ही शुरू करूँगी ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। मैंने आपको समझाया था कि सेल जो होती है उसके 3 पार्ट होते हैं। सेल के 3 पार्ट में होता है सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल। दूसरा था साइटोप्लाज्म, यहाँ पे शुरू खत्म किया था साइटोप्लाज्म, और तीसरा था न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म में जितनी भी चीज़ें अभी प्रेजेंट हैं एक सेल के अंदर, जो कुछ भी है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, गोल्जी बॉडी है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, वैक्यूल है, उसको हम देखेंगे, उसको हम पढ़ेंगे। तो सब चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनलीज हैं उनकी स्टडी करते हैं। तो पहली ऑर्गेनली है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया का आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या करता है? सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये है सेल, और सेल के अंदर जो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर होगा, इस सेल में यहाँ से जाएगी ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू और ग्लूकोज। ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेगा माइटोकॉन्ड्रिया और बनाएगा एनर्जी। तो सेल का जो पावर हाउस है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। ये कोशिका का ऊर्जा ग्रह है। क्लियर हो गई ये बात? कोशिका का ऊर्जा ग्रह है माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसे कहते हैं ऊर्जा ग्रह। कोशिका का ऊर्जा ग्रह, पावर हाउस, ठीक, इसको कहेंगे पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ सेल। किसी भी सेल की एनर्जी जो बन रही है एक भट्टी की तरह, जिस तरह भट्टी में ईंधन डालते हैं और पंखा लगा देते हैं और वहां पर क्या बन रही है, एनर्जी बन रही है, वैसे ही एनर्जी बन रही है कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया पर। अगली एक ऑर्गेनली की तरफ जाते हैं और वो देखते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, ये डायग्राम आप देख रहे हैं, सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल में इसे डिक्टियोसोम कहा जाता है। जब ये प्लांट सेल में पाई जाती है, इतना भी आपको बताते चले, जब ये पादप कोशिका में होती है तो इसे कहते हैं डिक्टियोसोम। गोल्जी बॉडी को पादप कोशिका में डिक्टियोसोम कहा जाता है। डिक्टियोसोम, पादप कोशिका में इसे कहते हैं डिक्टियोसोम, ठीक। एनिमल सेल में इसे कहते हैं गोल्जी बॉडी। और एक तरह से गोल्जी बॉडी क्या है, गोल्जी बॉडी किसी भी सेल से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालती है। वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने की वजह से इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, ये कोशिका के जो है वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने वाले पार्ट हैं, उसके जाम को क्लियर करते हैं। जिस तरीके से ट्रैफिक पुलिस जैम को क्लियर करती है, उसी तरीके से कोशिका के जाम को क्लियर करते हैं, वेस्ट को बाहर निकालते हैं, इसलिए इनको ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहा जाता है। गोल्जी बॉडी क्या है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। नेक्स्ट आते हैं, और नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है प्लास्टिड। ये है हरित लवक। हरित लवक बच्चों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब हम हरित लवक की बात करते हैं तो ये पादप कोशिका में पाए जाते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन जो आएगा वो प्लास्टिड आएगा। इसको मैं यहाँ पर बोर्ड पर समझाती हूँ आपको। प्लास्टिड कहाँ होते हैं? प्लास्टिड केवल प्लांट कोशिका में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में पाए जाते हैं। प्लास्टिड कहाँ पाए जाते हैं? प्लास्टिड पाए जाते हैं केवल पादप कोशिका में। प्लास्टिड लवक कहाँ पाए जाते हैं? केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। प्लास्टिड होते हैं केवल पादप कोशिका में, ठीक। पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट, दूसरे ल्यूकोप्लास्ट, तीसरे क्लोरोप्लास्ट, ठीक। क्रोमोप्लास्ट जो है वो है वर्णी लवक।
क्रोमोप्लास्ट क्या है? वर्णी लवक। ल्यूकोप्लास्ट है अवर्णी लवक, अवर्णी लवक। और क्लोरोप्लास्ट है हरित लवक। तो यहाँ पर जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था वो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था क्लोरोप्लास्ट का। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं, पादप कोशिका में पाए जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट कहाँ है? फूलों की पंखुड़ियों में और फलों की भित्तियों में, क्योंकि फूल क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। तो फूलों की पंखुड़ियों में जो प्लास्टिड हैं उन्हें हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। फलों की भित्तियों में आम की आउटर कवरिंग कैसी है? येलो है, ठीक है। तो आम की आउटर कवरिंग येलो है तो वहां पर क्या होगा? क्रोमोप्लास्ट होगा। ये क्रोमोप्लास्ट में डिफरेंट तरह के कलर्स होते हैं, जैसे कि गाजर में हो गया कैरोटीन, ठीक है, टमाटर में हो गया लाइकोपीन। इस तरीके के कलर्स हैं जिनकी वजह से फ्रूट का कलर अलग अलग होता है। प्लास्टिड को आप ऐसे समझ सकते हैं एक जैसे पारदर्शी कटोरा, पारदर्शी कटोरे में जैसा कलर डाल देंगे वैसा वो कटोरा दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्रोमोप्लास्ट वर्णी लवक जो है, वर्णी लवक कौन कौन से पिगमेंट की वजह से कौन कौन से कलर होते हैं वो लिस्ट मैं अलग से करवाऊंगी आपको। वर्णी लवक ये रखेंगे याद कि फूलों की पंखुड़ियों में और फलों की भित्तियों में होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट वहां होते हैं जहां फूड स्टोर होता है, ऑयल की फॉर्म में और स्टार्च की फॉर्म में, वहां पर ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, जैसे कि जड़ों में और बीजों में। अब सरसों के बीज को देख लीजिए, सरसों के बीज में क्या होगा? ल्यूकोप्लास्ट। वहां पर क्या स्टोर है? ऑयल। अगर सरसों के बीज को आप हाथ में लेते हैं तो आपके हाथ में ऑयल नहीं आएगा, लेकिन अगर वही बीज आप चक्की में डाल देते हैं और चक्की चलाते हैं तो ऑयल बाहर निकल के आ जाएगा। इसका मतलब बीज के अंदर जो सेल है उसमें कोई ना कोई स्ट्रक्चर ऐसी है, ये है पूरा बीज, बीज के अंदर है ये सेल और सेल के अंदर है ये ल्यूकोप्लास्ट जिसके अंदर ऑयल स्टोर है। तो जब हमने चक्की में डाला तो बीज की ये सेल की सारी दीवारें टूट गई, ल्यूकोप्लास्ट टूट गया, ऑयल बाहर आ गया। इसका मतलब सरसों के बीज के अंदर कोई एक ऐसी बॉडी है जिसने ऑयल को सिक्योर करके रखा हुआ है, उसी को हमने कहा है ल्यूकोप्लास्ट। जब ये आलू में होंगे तो स्टार्च को स्टोर करेंगे, जब ये बीजों में होंगे तो प्रोटीन को, ऑयल को स्टार्च करेंगे, स्टोर करेंगे। तो इसे हम कहते हैं अवर्णी लवक, क्योंकि ये रंगहीन होते हैं। देन आते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है हरित लवक और इसका डायग्राम है ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। पौधे के हरे भागों में पाए जाते हैं और हरे भागों में पाए जाने के कारण ये हरे रंग के हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल भरा हुआ है जो कि हरे रंग का पाउडर जैसा है। उस क्लोरोफिल पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब होती है फोटोसिंथेसिस की क्रिया और तब बनता है भोजन। तो क्लोरोप्लास्ट की ये स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाई है। ये स्ट्रक्चर कब दिखाई देगी? जब हम एक लीफ के छोटे से पार्ट को माइक्रोस्कोप में ले जाके देखेंगे तब हमें दिखाई देगा ये इस तरीके का स्ट्रक्चर, क्योंकि ये बहुत छोटा है जो हम अपनी आंख से नहीं देख सकते और इसके अंदर होती है फोटोसिंथेसिस की क्रिया जहां पर बनता है भोजन। ठीक, तो ये था क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये है राइबोसोम। राइबोसोम बहुत छोटे छोटे से होते हैं, याद करिए सेल का डायग्राम मैंने उसमें आपको दिखाया था। एक सेल के अंदर ये बहुत छोटे छोटे से होंगे, बहुत छोटे छोटे से राइबोसोम होंगे, ऐसे दिखाई देंगे। लेकिन इन राइबोसोम का मेन काम क्या है? मेन काम है प्रोटीन बनाने का, प्रोटीन सिंथेसिस का इनका काम है। तो ये राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं, प्रोटीन बनाने की क्रिया में भाग लेते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। ये एक बहुत जटिल प्रोसेस है, प्रोटीन बनने की क्रिया जो है वो एक बहुत जटिल प्रोसेस है। बहुत आसान शब्दों में अगर समझाया जाए तो बस इतना समझिए कि जब प्रोटीन बन रहा होता है तो राइबोसोम उसमें एक रोल अदा करते हैं, एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, इसलिए हम इनको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं हमारी, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, वो सब के सब हमारे सेल के अंदर बन भी रहे हैं। जो हम खा रहे हैं वो खाने के बाद टूटते हैं सरल अणुओं में और फिर जाके वहां पर सेल में उनका निर्माण भी होता है। क्लियर हो गई ये बात? तो राइबोसोम क्या है? प्रोटीन बनाने में भाग लेते हैं, इसलिए प्रोटीन फैक्ट्री कहलाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम बड़ी कमाल की चीज है, ठीक है, जंतु कोशिका में पाए जाते हैं ये, और इनको आत्महत्या के थैले कहा जाता है। आत्महत्या के थैले कहा जाता है और इन्हें क्या कहा जाता है? आत्महत्या के थैले के साथ साथ इनको, सॉरी चेंज हो गई स्लाइड, एक बार बदल लेते हैं।
आत्महत्या के थैले कहा जाता है, एटम बम भी कहा जाता है इनको। आत्महत्या के थैले और एटम बम, सुसाइडल बैग, आत्महत्या के थैले। अब आत्महत्या के थैले क्यों कहा जाता है ये चीज मैं आपको बता दूंगी। आत्महत्या के थैले, ये सुसाइडल बैग, एटम बम कहा जाता है, एटम बम कहा जाता है। आत्महत्या के थैले, सुसाइडल बैग और एटम बम कहा जाता है, ठीक है। साथ ही साथ इनको स्वीपर भी कहा जाता है, सफाई कर्मचारी। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारा वेस्ट होता है, और बहुत सारा जो वेस्ट होता है उस, बहुत सारी डेड सेल्स होती हैं, बहुत सारे डैमेज जो टिश्यूज़ हैं उनकी सेल्स हैं, कचरा है, बहुत सारी टॉक्सिसिटी है। ये लाइसोसोम फुल ऑफ एंजाइम होते हैं, छोटे छोटे बैग हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं डायग्राम में, इसमें एंजाइम भरे हुए हैं। ये एंजाइम फुल ऑफ एंजाइम है। लाइसोसोम अचानक से फट जाता है, एंजाइम बाहर आ जाता है। जैसे ही एंजाइम बाहर आ जाएगा वैसे ही ये पूरी सेल में जो कचरा था उसको डाइजेस्ट कर देगा, बिकॉज एंजाइम इज अ कैटलिस्ट। तो पूरी सेल के कचड़े को ये साफ कर देता है, ठीक। क्लियर हुई ये बात? पूरी सेल के कचड़े को इसने क्या किया, एकदम से क्लीन कर दिया, एकदम से साफ कर दिया। इसलिए इसे कहा जाता है एटम बॉम्ब। अचानक फटते हैं, सफाई करते हैं, इसलिए सफाई कर्मचारी। आत्महत्या के थैले इसलिए कहलाते हैं कि जिस सेल के अंदर हैं उसी सेल को ये डाइजेस्ट कर देते हैं, पचा देते हैं, इसलिए आत्महत्या के थैले कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। ये जितने भी यहाँ पर डायग्राम दिखा के ये पॉइंट बता रही हूँ, यही क्वेश्चन बस पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगी। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं। यहां पर है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बीच में दिखाई दे रहा है, ये राइबोसोम दिखाई दे रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, और ये बीच में दिखाई दे रहा है बड़ा सा आपको वैक्यूल। वैक्यूल का मतलब है खाली जगह। एक सेल के अंदर ये जो वैक्यूल दिख रहा है आपको, इसे हम कहते हैं रिक्तिका। वैक्यूल से जो सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है वो ये कि ये वैक्यूल प्लांट सेल में बड़े होते हैं। पूछा जाता है कि पादप कोशिका के वैक्यूल कैसे होते हैं। तो बात अगर हम करें तो प्लांट सेल में रिक्तिका कैसी होती है? बड़ी होती है, लार्ज। प्लांट सेल में रिक्तिका होती है लार्ज, ए लार्ज वैक्यूल। ये बड़ा सा खाली जगह दिखाई दे रही है, ए लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ये बड़ी सी रिक्तिका जो है वो कहाँ पाई जाती है? प्लांट सेल में पाई जाती है ये रिक्तिका। एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो रिक्तिका बहुत छोटी होती हैं, या नंबर ज़्यादा होते हैं लेकिन साइज में छोटी होती हैं। प्लांट सेल में नंबर कम होते हैं लेकिन साइज में बड़ी होती हैं। और जब ये खाली जगह होती है तो यहाँ पर बहुत सारा सैप इकट्ठा हो जाता है, बहुत सारा लिक्विड इकट्ठा हो जाता है, या यहाँ पर भोजन भी इकट्ठा रहता है। तो जो वैक्यूल हैं उनका काम क्या है? उनका काम है फूड को स्टोर करने का काम है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं किसमें? प्लांट सेल में और एनिमल सेल में डिफरेंस देखते हैं। तो प्लांट सेल क्या है? प्लांट सेल जो है वो साइज इसका यूजुअली क्या होता है? लार्जर देन एनिमल सेल। एनिमल सेल से बड़ा होता है, जबकि एनिमल सेल यूजुअली स्मॉलर देन प्लांट सेल, प्लांट सेल से छोटी होती है। यहाँ पर प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक। प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड किस में प्रेजेंट होते हैं? प्लांट सेल में, जो मैं अभी आपको बता चुकी। प्लास्टिड का मतलब है लवक। लवक प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में लवक नहीं पाए जाते हैं। वैक्यूल मैं आपको बता चुकी हूँ बड़ी होती है, प्लांट सेल में वैक्यूल रिक्तिका बड़ी होती है, यहाँ पर बहुत छोटी होती है, जबकि यहाँ पर नंबर ज़्यादा होते हैं, संख्या यहाँ पर ज़्यादा होती है। किसमें? प्लांट एनिमल सेल में। सेंट्रियोल्स एब्सेंट है यहाँ पर। सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। कहाँ पर? सेंट्रोसोम प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, जबकि सेंट्रियोल्स एनिमल सेल में पाए जाते हैं। तो यहीं पे बात करेंगे हम। मैं आपको दिखा दूँ सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, क्योंकि मैं भी शायद सेंट्रियोल्स का डायग्राम नहीं डाला है, ठीक। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अच्छे से देखेंगे। सेंट्रियोल्स, सेंट्रोसोम, ये सेल होती है और सेल में यहाँ पर स्टार लाइक एक स्ट्रक्चर होती है। ये स्ट्रक्चर जब दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ये रस्सियाँ ऐसे
इस तरीके से रस्सियां सी बन जाती हैं और यहाँ पर आकर गुणसूत्र अटैच हो जाते हैं। सेम वैसे ही जैसे बच्चों आपने देखा होगा किसी मेले में, इसको पहले अगर नहीं समझ में आया है, थोड़ा अगर फास्ट हो रहा है तो पहले समझ लेते हैं। किसी मेले में आपने देखा होगा कि किसी मेले में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रस्सियां बांध दी जाती हैं चारों तरफ, ठीक। जब रस्सियां बांधी जाती हैं तो लोग उन रस्सियों में लाइनें बना के तब क्या करते हैं, चलते हैं या कंट्रोल किया जाता है भीड़ को। सेम वैसे ही इस सेल के अंदर भी बहुत सारे गुणसूत्र, जब यह डिवीजन होने वाला होता है तो बहुत सारे गुणसूत्र फैले हुए होते हैं सेल के अंदर। उन गुणसूत्र को अरेंज करने के लिए, मैनेज करने के लिए एनिमल सेल में, जंतु कोशिका में एक सेंट्रोसोम होता है। सेंट्रोसोम, ये है सेंट्रोसोम। और ये जो सेंट्रोसोम है, ये जो तारककाय है, ये तारककाय, ये जो तारककाय है, ये तारककाय दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जब ये तारककाय दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सेंट्रियोल्स। दो पार्ट में डिवाइड हुआ। अब एक इधर से इधर की तरफ कुछ स्पिंडल टाइप स्ट्रक्चर बन जाती है और इस पर ये गुणसूत्र आकर अरेंज हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना याद रखना है कि जो सेंट्रोसोम्स हैं वो एनिमल सेल में पाए जाते हैं और ये कोशिका विभाजन में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिफरेंस हमने समझ लिए। अब हम आते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? सेल के अंदर पाई जाने वाली सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस। पिछली क्लास के एंड में मैंने बताया था कि सेल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, सेल वॉल, मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल के बीचों बीच में होता है, जिस तरीके से इस धरती का भी एक न्यूक्लियस है, ठीक है। आप देख रहे हैं सौरमंडल में हमारा जो सूर्य है वो सारे के सारे ग्रहों को कंट्रोल कर रहा है। अगर हम अपनी धरती पर देखें तो यूएनओ एक संस्था है जो पूरी धरती की देशों को कंट्रोल कर रही है। अगर हम अपने देश में देखें तो पीएम एक कंट्रोलर है, एक तरह से राजनीतिक स्तर पर। अगर हम देखते हैं तो प्रदेश में सीएम है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीएम है, घर में अगर जाएं तो हमारे पिताजी हैं। मतलब हर मैनेजमेंट में एक कंट्रोल करने वाली, रेगुलेट करने वाली बॉडी है, ज़रूर है। और हमारी सेल के अंदर भी एक बॉडी है जो पूरी सेल को रेगुलेट कर रही है, जिसे हमने कहा है न्यूक्लियस केंद्रक। क्लियर हो गई ये बात? तो ये जो केंद्रक है इसकी हम बात करते हैं। इस केंद्रक के अंदर क्या भरा हुआ है? क्रोमेटिन नेटवर्क भरा हुआ है। इसके अंदर ये क्रोमेटिन का जाल है, पूरे के पूरे किसमें है? कि न्यूक्लियस में है। आपको दिखाई दे रहा है। न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर बता रही हूँ, फिर मैं बना के भी बता दूंगी। न्यूक्लियर के स्ट्रक्चर में देखिए, ये क्रोमेटिन नेटवर्क पूरे के पूरे न्यूक्लियस में है। क्रोमेटिन नेटवर्क, बीच में एक छोटी सी न्यूक्लियोलस केंद्रिका है, बीच में एक छोटी सी न्यूक्लियोलस है केंद्रिका, ठीक है। और यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म है, एक लिक्विड है जिसे हमने क्या कहा है? न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक द्रव्य कहा है, जिसे हमने कहा है केंद्रक द्रव्य। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है जिसे हम कह रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक कला, ठीक है। इसे हम बोल रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक कला, ठीक। और इसमें छोटे छोटे पोर भी हैं, देख रहे हैं न्यूक्लियस के बीच में ये छोटे छोटे क्या हैं? ये छोटे छोटे पोर हैं। ये पोर हैं जिनसे कनेक्शन बना हुआ है। किसका कनेक्शन बना हुआ है? सेल का कनेक्शन, क्योंकि सेल के अंदर है ये न्यूक्लियस, तो सेल का कनेक्शन बना हुआ है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको ग्राफ बना के बता देती हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए, ठीक है। आपको ईजिली समझ में आ जाए। मैंने आपको सेल बताया था, और सेल में मैंने आपको 3 पार्ट बताए थे। सेल में आपको बताया था यहाँ पर क्या है? मेम्ब्रेन है, ठीक है, मेम्ब्रेन है, मैं शॉर्ट में लिखा है। यहाँ पर साइटोप्लाज्म है, ठीक है, साइटोप्लाज्म है। और यहाँ पर है न्यूक्लियस। देखो बच्चों, पढ़ने के लिए हम बहुत डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें पढ़ना उतना ही चाहिए जितना हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी हो। यह है केंद्रक। अब केंद्रक को अगर हम डिवाइड करें तो केंद्रक को मैं बताती हूँ इसकी स्ट्रक्चर के आधार पर। सबसे पहले चारों तरफ क्या होगी? केंद्रक कला होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक कला। दूसरी की अगर हम बात करें तो छोटी सी एक न्यूक्लियोलस होगी, न्यूक्लियोलस केंद्रिका,
केंद्रिका। फिर क्या होगा, न्यूक्लियोलस के बाद अगर हम देखें तो न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और फिर होगा क्रोमेटिन, क्रोमेटिन, ठीक है। फिर होगा क्रोमेटिन, जो वहां क्रोमेटिन दिखाई दे रहा है आपको, यहां पर देखते हैं, इसको रब करके मैं थोड़ा सा इधर लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। क्रोमेटिन, अब मैं इसी क्रोमेटिन को आगे बढ़ाऊंगी। ये जो क्रोमेटिन है, इसी क्रोमेटिन में क्या होते हैं, इसी क्रोमेटिन को आगे चल के हम कहते हैं क्रोमोसोम। ये चारों पार्ट में हटा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेन पार्ट है वो, उसी को हम पढ़ लेते हैं। क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिन में होते हैं क्रोमोसोम, ठीक। क्रोमेटिन, ये है क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन में क्या हो, क्रोमेटिन आगे चल के क्या कहलाते हैं, क्रोमोसोम। जिस तरीके से आपने देखा होगा, जो धागे होते हैं, धागों को जैसे बट दिया जाता है, जब धागों को बट दिया जाता है तो वो छोटे और मोटे हो जाते हैं, तो क्रोमोसोम क्या है, उसी तरीके से छोटे और मोटे कॉइल्ड फॉर्म जो होती है वो क्रोमोसोम गुणसूत्र कहलाती है। और गुणसूत्र किस तरीके के होते हैं, ये इस तरीके का होता है, डायग्राम में अभी दिखाई देगा। ये जो क्रोमोसोम है, ये किसका मिलके बना हुआ है, ये क्रोमोसोम मिलके बना हुआ है किसका, क्रोमोसोम किसका मिलके बना हुआ है, क्रोमोसोम में होते हैं जो जो चीज़ें होती हैं उसकी बात करेंगे हम। यहाँ पे है शुगर, और क्या है, नाइट्रोजन बेस, जो एक सेकेंड डायरेक्ट नहीं लिखते हैं। क्रोमोसोम जो है वो बना हुआ होता है डीएनए और प्रोटीन का। क्रोमोसोम किसका बना हुआ है, डीएनए एंड प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक। अब ये डीएनए किसका बना हुआ है, इसको देखते हैं। डीएनए बना हुआ है शुगर, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट। ये आप बना सकते हैं डायग्राम, ठीक है, ये जो मैंने बनाया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रोमोसोम में डीएनए है और प्रोटीन है। डीएनए में क्या है, शुगर है, नाइट्रोजन बेस है, फॉस्फेट है। 100% वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी ना किसी एग्जाम में आपको टकराएगा ही टकराएगा। आप जेपीएससी देने जा रहे हैं, यूपीएससी देने जा रहे हैं, यूपीपीसीएस, सीडीएस, एनडीए, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको टकराना ही टकराना है कि जो डीएनए है, डीएनए क्या है, डीएनए इज अ पॉलीमर। डीएनए क्या है, पॉलीमर। पॉलीमर किसका, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है डीएनए। क्लियर हो गई, डीएनए क्या है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड है शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट, ठीक। अभी मैं आपको समझाऊंगी, पहले आप अच्छे से समझ जाइए कि न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमेटिन, क्रोमेटिन आगे चल के क्रोमोसोम कहलाता है। क्रोमोसोम डीएनए प्रोटीन के बने हुए होते हैं। डीएनए जो है वो शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट होता है। अब इसको हम समझेंगे आगे, ठीक है, अपने कहाँ पर, अपनी स्लाइड के बेस पे हम इसको समझेंगे। ये था हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाद ये है हमारे क्रोमोसोम। पहले न्यूक्लियस के पॉइंट समझ लेते हैं। न्यूक्लियस क्या है, क्योंकि न्यूक्लियस पूरी की पूरी सेल को क्या करता है, रेगुलेट करता है। जब न्यूक्लियस पूरी सेल को रेगुलेट करता है तो इसको कहा जाता है ब्रेन ऑफ सेल या इंजीनियर ऑफ सेल। न्यूक्लियस इज अ ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल एंड इंजीनियर ऑफ सेल, ठीक है, इंजीनियर ऑफ सेल। ऐसा क्यों कहा जाता है, ब्रेन ऑफ सेल और इंजीनियर ऑफ सेल क्यों कहा जाता है, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूरी की पूरी सेल को रेगुलेट करता है। ये जो न्यूक्लियस है, ये सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, ये सेल की पूरी एक्टिविटी को, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट हो, राइबोसोम हो, लाइसोसोम हो, गोल्जी बॉडी हो, कोई भी हो, सबको रेगुलेट कर रहा है, सबकी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। तो इसलिए इसको कहते हैं ब्रेन ऑफ सेल, इंजीनियर ऑफ सेल। जिस तरीके से हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को रेगुलेट कर रहा है, वैसे ही न्यूक्लियस एक सेल को रेगुलेट करता है। क्लियर हो गई ये बात, समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो
यहाँ पर अब हम देखेंगे कि हमने देखा था कि जो क्रोमोसोम है वो किसका बना हुआ है, वो डीएनए का बना हुआ है। तो आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूक्लियस से क्या आता है, न्यूक्लियस की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी, रॉबर्ट हुक ने सेल की थी और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, ये क्या है, ब्रेन ऑफ सेल है, इंजीनियर ऑफ सेल है। तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है, न्यूक्लियस सारी की सारी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। और तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि व्हाट इज क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम इज जो है अगर हम कहेंगे तो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डीएनए क्या है, डीएनए इज अ पॉलीमर। पॉलीमर किसका पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, कैसे बनता है डीएनए, कैसे बनता है, तो मैंने आपको बताया था। अभी पहले हम क्रोमोसोम देख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको डीएनए, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं गुणसूत्र जो मैंने आपको बताया था, ये है गुणसूत्र। और गुणसूत्र को जब अगर हम यहाँ से खोलते हैं, छोटा सा पार्ट लेते हैं, देखिए इसका ये छोटा सा पार्ट जब हम लेते हैं इस गुणसूत्र का, और जब हम इस छोटे से पार्ट को फाइनली देखते हैं तो ये किससे बना हुआ है, डीएनए से बना हुआ है। यहाँ पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं, डीएनए से बना हुआ है। फाइनली ये किससे बना हुआ है, डीएनए से बना हुआ है। ठीक, और क्या है इसमें, हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक, और इसमें है हिस्टोन प्रोटीन। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन आ गए हैं आपके, मैं इसी को समझाती हूँ कि ये डीएनए क्या है। ठीक है, किस तरीके से ये बना है, बहुत से लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये बना कैसे है, डीएनए कैसे बना है। उसके बाद हम क्वेश्चन देख लेंगे और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं डीएनए की, तो डीएनए में 3 चीजें हैं। फर्स्ट इज शुगर, शुगर, सेकेंड इज नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, एंड थर्ड इज फॉस्फेट, थर्ड है फॉस्फेट। ठीक, जब हम नाइट्रोजन बेस की बात करते हैं तो नाइट्रोजन बेस क्या है, एडिनिन, गवानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। ठीक, A4 होता है एडिनिन, एडिनिन, G4 होता है गवानिन, T4 होता है थाइमिन और C4 होता है साइटोसिन, साइटोसिन। ठीक, ये है डीएनए, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो डीएनए है, अब ये बनेगा कैसे, जरा यहाँ पर देखते हैं स्ट्रक्चर। यहाँ पर आपको ये सर्कल, सर्पिलाकार दिखाई दे रहा है, ये सर्पिलाकार दिखाई दे रहा है और बीच में इसके डंडे दिखाई दे रहे हैं। ठीक, अब मैं आपको इसको बनाना बताती हूँ, आप खुद भी बना सकते हैं। ये डीएनए जो बनेगा, कैसे बनेगा ये, ठीक, डीएनए को सबसे पहले 1953 में वॉटसन और क्रिक ने बताया था कि जो डीएनए की स्ट्रक्चर है वो कैसी स्ट्रक्चर है, डीएनए की स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। वॉटसन एंड क्रिक ने ये स्ट्रक्चर दी थी, किसने दी थी ये स्ट्रक्चर, वॉटसन एंड क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक ने ये स्ट्रक्चर दी थी कि डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स है। डबल हेलिक्स का मतलब क्या हुआ, डबल हेलिक्स का मतलब हुआ है सर्पिलाकार, सर्पिलाकार है ऐसे। ठीक, जिसमें A से जुड़ा हुआ है T और G से जुड़ा हुआ है C। एडिनिन ऑलवेज बाउंड विद थाइमिन एंड गवानिन बाउंड विद साइटोसिन। आपका ये भी प्रश्न बन सकता है कि एडिनिन किससे जुड़ा हुआ है और थाइमिन किससे जुड़ा हुआ है। तो एडिनिन जुड़ा हुआ है थाइमिन से और गवानिन जुड़ा हुआ है साइटोसिन से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एडिनिन गवानिन नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा ये डीएनए है। आगे चल के डीएनए में हिस्टोन जुड़ गया और डीएनए इसी तरीके से कवर्ड होता गया और डीएनए से ही इस तरह की स्ट्रक्चर बन गई जिसे हम कह रहे हैं क्रोमोसोम। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे, अभी हम देख रहे थे कि डीएनए कैसा है, डबल हेलिक्स है, एडिनिन से थाइमिन जुड़ा हुआ है, गवानिन से साइटोसिन। ATGC ऐसे करके याद करिए, क्योंकि पूछा जाता है एडिनिन किससे जुड़ा हुआ होता है और थाइमिन किससे जुड़ा हुआ होता है। ठीक, उसके बाद हम आते हैं, यहाँ पर जुड़ी हुई होती है इसके शुगर और फॉस्फेट।
ये शुगर और फॉस्फेट। डीएनए में कैसी शुगर पाई जाती है? डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है। डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है, जिसे पेंटोज शुगर भी कहा जाता है। पेंटोज मतलब 5 कार्बन वाली शुगर भी कहा जाता है। तो डीएनए की शुगर होती है 5 कार्बन वाली शुगर, ठीक। और उसमें क्या होता है? फॉस्फेट पाया जाता है, ठीक। तो एडेने ये बताया था किसने? वॉटसन और क्रिक ने बताया था कि डीएनए डबल हेलिक्स है, और इसके लिए इन्हें 1962 में नोबेल प्राइज भी मिला था, वॉटसन और क्रिक को। तो अभी मैंने आपको जो बताया कि वो डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, शुगर होती है, पेंटोज शुगर होती है, और फॉस्फेट होता है। एडिनिन से गवानीन जुड़ा हुआ होता है, और थाइमीन से साइटोसिन जुड़ा हुआ होता है। अब यहाँ पर जो हमें अगली बात समझनी है वो है आरएनए। डीएनए का कार्य क्या है? डीएनए जितनी भी आनुवांशिक क्रियाएं हैं उनका संचालन करता है। ये तो डीएनए समझ लिया आपने। जितनी भी आनुवांशिक क्रियाएं हैं उनका संचालन करता है, मतलब रेगुलेट ऑल जेनेटिक एक्टिविटी। सभी जेनेटिक एक्टिविटी जितनी भी हैं, हेरिडिटी एक्टिविटी जितनी भी हैं, उनको रेगुलेट करेगा डीएनए, ठीक है। सभी क्रियाओं का संचालन करता है। और डीएनए की इकाई क्या है? डीएनए की इकाई है जीन। डीएनए की इकाई जीन है। तो वेरियस जीन आर लोकेटेड ऑन डीएनए, ठीक, क्रोमोसोम, ठीक है। इसकी इकाई है जीन, इसकी इकाई है, और प्रोटीन संश्लेषण करता है। अब हम आते हैं किस पे? आरएनए पे। आरएनए क्या है? ठीक है, जीन के बारे में कुछ और पॉइंट जो हैं वो हम अनुवांशिकी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। आरएनए, आरएनए कितने प्रकार का होता है? आरएनए 3 प्रकार का होता है, इसको देखना है। आरएनए होता है 3 प्रकार का, ठीक। पहला आरआरएनए, इसे हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए, ठीक। दूसरा है टीआरएनए। ये इस पर राइबोसोम लगे रहते हैं और प्रोटीन बनाने के काम आता है। टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए। टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए, ठीक। नेक्स्ट है एमआरएनए। एमआरएनए है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए है एमआरएनए, ठीक। एमआरएनए है मैसेंजर आरएनए। अब यहाँ पे एक चीज समझेंगे कि जो राइबोसोमल आरएनए है, राइबोसोम पर अटैच रहता है ये, तो ये प्रोटीन बनाने के काम आता है। राइबोसोम पर अटैच रहता है तो प्रोटीन बनाने के काम आता है, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर करता है क्या? बहुत सारे मैसेजेस को। जो प्रोटीन बनने की क्रिया है उस क्रिया को रेगुलेट कर रहा है कौन? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यहाँ पर है, प्रोटीन यहाँ पर बन रहा है। अब जब प्रोटीन यहाँ पर बन रहा है तो प्रोटीन कैसे बनेगा, उस सारे के सारे मैसेज को कौन भेज रहा है? न्यूक्लियस भेज रहा है। तो न्यूक्लियस किसके थ्रू भेज रहा है? ठीक है, न्यूक्लियस किसके थ्रू भेज रहा है? मैसेंजर आरएनए के थ्रू वो मैसेज दे रहा है कि भाई ऐसे ऐसे प्रोटीन बनाओ। इसीलिए वो है संदेश वाहक मैसेंजर आरएनए, चेला टाइप का, जो मैसेज लेके आ रहा है किससे? डीएनए से। किस चीज के? प्रोटीन बनने के। ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। क्या ट्रांसफर करेगा? एमिनो एसिड्स को, बिकॉज प्रोटीन इज अ लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड। प्रोटीन क्या है? एमिनो एसिड की लॉन्ग चेन है। तो ट्रांसफर आरएनए बहुत सारे मैसेजेस को ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर आरएनए जो है बहुत सारे एमिनो एसिड को ट्रांसफर करेगा ताकि वो जाके जुड़ते चले जाएं और लॉन्ग चेन प्रोटीन की बन जाए। क्लियर हुई? ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा? एमिनो एसिड को ट्रांसफर करेगा। मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके आएगा डीएनए से प्रोटीन बनने के, और
जो आरआरएनए होगा, राइबोसोमल आरएनए, वो राइबोसोम पर अटैच रहेगा। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। ठीक, अब यहाँ पर हम मोटा मोटा कर देख लेते हैं कि डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए? ठीक, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डिफरेंस देखते हैं। ये है आरएनए, डीएनए लिख लेते हैं पहले, डीएनए और आरएनए। डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबो शर्करा, डीऑक्सीराइबो शुगर, ठीक, जिसे पेंटोज शुगर भी कहते हैं। ठीक है, और यहां पर राइबो शुगर है, आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो शर्करा है, ये है राइबो शर्करा। ठीक, दूसरा पॉइंट है, इसमें है एडेनिन, गवानिन, थाइमिन, साइटोसिन। यहां पर पाया जाता है यूरेसिल on the behalf of thymine। ठीक, यूरेसिल। तो यहां पर क्या हो गया? AGUC, AGUC। ठीक, अब डीएनए कहाँ है? डीएनए, मोस्ट अमाउंट ऑफ द डीएनए, मोस्ट अमाउंट ऑफ द डीएनए ये कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। मोस्ट अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। कहाँ पर? न्यूक्लियस। मैंने ये न्यूक्लियस बना दिया है। इसकी सबसे अधिक मात्रा जो है वो डीएनए की केंद्रक में पाई जाती है। मोस्ट ऑफ द अमाउंट डीएनए प्रेजेंट इन न्यूक्लियस और केंद्रक में होता है। लेकिन ये कहाँ है? केंद्रक के बाहर, केंद्रक के बाहर पाया जाता है। क्लियर हो गई ये बात? समझ में आ गया? तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर सेल। जितना मैंने पढ़ाया उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अभी इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ 2, 4, 5 क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे और बहुत 2, 4 पॉइंट को इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। जेपीएससी के लिए भी अगर कुछ इम्पॉर्टेंट बनता है तो वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर जब हम करेंगे, 2 चैप्टर को मर्ज करके हम कर देंगे उस चीज़ को। ये आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर हो गया जिसमें हमने पढ़ा सेल। सेल के बारे में मैंने आपको बताया सेल क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, वो मैंने पहले डायग्राम में समझा दिया था। ये फंडामेंटल यूनिट लिविंग बीइंग की है, लिविंग बीइंग के कैरेक्टर समझाए थे। तो ये जो सेल है एक फैक्ट्री की तरह है, तो 3 भाग में डिवाइड कर दिया था, सेल वॉल, मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंस बता दिया था आपको। साइटोप्लाज्म में जितनी ऑर्गेनेलीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सारी की सारी मैंने आपको बता दी इनके क्या क्या मेन काम होते हैं। उधर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका क्रोमेटिन नेटवर्क जो कि क्रोमोसोम बन जाता है। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन है इसकी। और डीएनए जो होता है वो शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस का बना होता है। 4 नाइट्रोजन बेस, एडेनिन, गवानिन, थाइमिन, साइटोसिन। ए से जी जुड़ता है, टी जुड़ता है और जी से सी जुड़ता है। और इसको वॉटसन क्रिक ने इसके डबल हेलिक्स मॉडल को दिया था, ये आपको बता दिया। आरएनए और डीएनए का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। तो ये आपका सेल चैप्टर कंप्लीट हो गया। मिलते हैं दूसरे चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।